राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरा प्रयास है कि आपके इस आशीर्वाद को यहाँ का विकास करके लौटाऊं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक सरकारी अस्पताल में मरीजों की मौत की मंगलवार को गहन जांच करने की मांग की। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य सरकार की स्वास्थ्य प्रणाली पर सवाल उठाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार जाति जनगणना रिपोर्ट का विवरण साझा करने और इसके संबंध में आगे क्या कदम उठाए जाने हैं, इस पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में मंगलवार की दोपहर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के कारण काफी देर तक झटके लगते रहे। भूकंप की तीव्रता इतनी जोरदार थी कि घर और दफ्तर से निकलकर लोग तुरंत ही सड़कों पर आ गए। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र नेपाल था। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सरकारी अस्पताल के अंदर दवाओं की कमी से अस्पताल में 7 और मरीजों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 31 हो गई है। अस्पताल में मरने वाले मरीजों में 15 बच्चे और 16 वयस्क शामिल हैं। बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र में भी इसको लेकर चर्चा तेज होती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार भी इस कदम के बारे में सकारात्मक थी, लेकिन वह पहले बिहार की आधिकारिक रिपोर्ट का अध्ययन करेगी। असम में बाल विवाह के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई के दूसरे चरण में मंगलवार को 800 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। केंद्र से पश्चिम बंगाल के लिए निधि की मांग करते हुए राजघाट पर तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। इसको लेकर भाजपा की ओर से तृणमूल कांग्रेस पर पलटवार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा सरकार आदिवासी समाज के लिए 5 गुना ज्यादा बजट देती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ही 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय दिवस घोषित किया। इसके साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि जनजातीय वर्ग के छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति को भी 2.5 गुना कर दिया गया है और बीते 9 वर्षों में 300 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जनजातीय बच्चों के लिए खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार देश में आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी चला रही है। मेरे परिवारजनों, ये बस्तर, ये दंडकारण्य आज बना हो ऐसा नहीं है। यहाँ आदिवासी मेरे भाई बहन मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद आकर के नहीं बसे हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद ये मेरे आदिवासी भाई बहन नहीं आए। अरे यहाँ के लोग तो तभी थे जब प्रभु श्री राम यहाँ आए थे। मेरे आदिवासी भाई बहन चाहते थे, इसलिए ही अटल जी की सरकार ने अलग छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। भाजपा सरकारी थी, अटल जी की सरकार थी, जिसने केंद्र में अलग जनजातीय अलग मंत्रालय बनाया, जनजातीय विकास के लिए अलग बजट बनाया और जनजातीय विकास के लिए पूरी सरकार के अंदर एक विभाग खड़ा कर दिया। मुझे गर्व है कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाने का गौरव भी भाजपा को मिला है। आप जानते हैं, कांग्रेस की तुलना में भाजपा सरकार आदिवासी समाज के लिए 5 गुना ज्यादा बजट देती है। भाजपा सरकार ने ही 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। हमारी सरकार आदिवासी सेनानियों और क्रांतिवारों को समर्पित स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम बनवा रही है। हमने जनजाति वर्ग के छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति उसको भी 2.5 गुना कर दिया है। बीते 9 वर्षों में
300 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय मेरे जनजाति बच्चों के लिए हमने खोले हैं। साथियों, भाजपा सरकार देश में आकांक्षी जिला कार्यक्रम चला रही है। बस्तर संभाग के भी अनेक जिले ये आकांक्षी जिलों में शामिल है। अब तो हम उससे भी आगे बढ़ करके जिले से निकल के जाकर के आकांक्षी ब्लॉक्स की पहचान कर रहे हैं। इस अभियान के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा भी हम छत्तीसगढ़ के उसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। आज भी यहाँ 26,000, 27,000 करोड़ रुपए उसके से भी अधिक प्रोजेक्ट बस्तर को मिले हैं, छत्तीसगढ़ को मिले हैं। मेरे परिवारजनों, आज यहाँ बहुत बड़े और देश के आधुनिकतम स्टील कारखाने का लोकार्पण हुआ है। जिनकी सूद कांग्रेस ने कभी नहीं ली, उनको हक देने में भाजपा हमेशा आगे रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के निगम में सरकार बनाए हुए लगभग 1 साल पूरा होने और अफसरों द्वारा लगातार काम करने की बात करने के बावजूद काम कहां हो रहा है, जनता के इस सवाल का जवाब आपको आज मिलेगा। काम जहां हो रहा है वह जनता के सामने नहीं, बल्कि टेबल के नीचे और पर्दे के पीछे बिल्डर माफिया, राजनीति के दलालों और भ्रष्ट अफसरों की महफिल में हो रहा है। इस महफिल के मुख्य किरदार हैं करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग के एई नरेंद्र सिंह मीणा, एई कमल प्रताप यादव, जेई अतुल कुमार, जेई अर्णब दत्ता, जेई मुकेश मीणा और भ्रष्टाचार के पुराने खिलाड़ी। और लगातार विरोध के बावजूद एक बार फिर करोलबाग जोन में पद स्थापित हुए ईई कुमार महेंद्रा। ईई कुमार महेंद्रा की पहुंच की चर्चा आज से नहीं, कई वर्षों से दिल्ली सरकार के दफ्तरों में होती है। 2017-18 से लेकर आज तक लगातार शिकायतें ईई भवन निर्माण विभाग के पास पहुंचती रही और ईई महेंद्रा उच्च अधिकारियों को कागजी खानापूर्ति कर शिकायतें निपटाते रहे। बता दें कि चाहे वह रमेश नगर निगम क्षेत्र में स्थित मानसरोवर गार्डन की ब्लॉक सी स्थित C43, 96, 133, 65, 66, 133, 141 हो या C61 के बगल में और C67, C68 के बीच हो रहे गुमनाम निर्माण या फिर ब्लॉक बी स्थित B34, B35, B72 या मानसरोवर गार्डन स्थित F17/A या कुछ आगे जाने पर WHS कीर्तिनगर स्थित B62, A64, A145, 2/4, 2/50, 2/93 या निर्माण संख्या 2/80/1 हर इलाके में अवैध निर्माण की बाढ़ जारी है। पुराने दर्शकों को याद होगा कि किस तरह वरिष्ठ संपादक ललित सुमन ने साफ कहा था कि 3 शब्दों अंडर प्रोसेस, पेंडिंग या डिस्पोज्ड का इस्तेमाल कर ईई महेंद्रा एलजी व सीएम कार्यालय से निवारण हेतु भेजी गई फाइलों को दबाते रहे हैं। उनके इसी खेल का नतीजा रहा कि जब भाजपा शासन में पार्षद भी इनकी लूट से परेशान हो गए तो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में उपाध्यक्ष और फिर जोन समिति के चेयरमैन ने खुलेआम कुमार महेंद्रा के खिलाफ मोर्चा खोला। बढ़ते राजनीतिक दबाव को देखते हुए कुमार महेंद्रा को निगम हेडक्वार्टर से पदांतरित कर दिया गया, लेकिन यह कोई सजा नहीं थी, यह तो केवल छुट्टी थी। सरकार बदली और आम आदमी पार्टी के सेवकों के सरकार में आते ही महेंद्रा एक बार फिर करोलबाग जोन की मलाईदार कुर्सी पर काबिज हो गए। निगम चुनाव में पैसे की खातिर बिल्डर माफिया को सफेद पोशों द्वारा मिली छूट को बदस्तूर जारी रखने का काम ईई महेंद्रा करते रहे हैं। यही कारण रहा है कि आम आदमी पार्टी के पश्चिमी दिल्ली के पार्षदों ने मेयर दफ्तर में धरना दिया, प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का सिला निकला वही ढाक के 3 पात। आम आदमी पार्टी के पार्षद दावा करते रहे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और अधिकारियों की मनमानी आज भी बदस्तूर जारी है। इसी बीच कुछ हो या ना हो, पार्षदों का भत्ता 300 से 25,000 रुपए हो गया है। यह स्वागत योग्य कदम है क्योंकि इससे पार्षदों को काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन इस प्रोत्साहन का कोई परिणाम पश्चिमी दिल्ली में दिखेगा, यह एक बड़ा सवाल है।
अफसरों की मनमानी के फलस्वरूप बनी कुछ इमारतों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह तस्वीरें अफसरों के पास भी होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। रामा रोड स्थित प्लॉट नंबर 71/7, 71/4, 71/6 पर हो रहे अवैध निर्माण हो या 71/3 के निकट हो रहा गुमनाम अवैध निर्माण, या फिर प्लॉट नंबर 28 शिवाजी मार्ग के बगल में हो रहा निर्माण, या रामा रोड के निकट प्लॉट संख्या 15, 24, 33, 34 पर बन रहे भवन हो, या प्लॉट संख्या 49/3 और 49/4 के बीच में हो रहा निर्माण और प्लॉट नंबर 57 पर हो रहे ऐसे निर्माणों की सुध कौन लेगा। जब इस संबंध में कार्रवाई के लिए प्रयास किया गया तो आपको हैरानी होगी कि अवैध निर्माणों की एक पूरी सूची भवन निर्माण विभाग को भेजे जाने के बावजूद 1 महीने तक मामले को ईई भवन निर्माण कुमार महेंद्रा द्वारा लटकाया गया। एक बार भटकाने का प्रयास किया गया, जब बात नहीं बनी तो फिर 1 महीने और लटकाया गया। फिर ऊपरी कार्यालयों को सूचना भेजी कि हम तो निरीक्षण करने गए थे, हमें मिला कुछ नहीं। सूची में कुछ इमारतें हैं जो हमारे जोन में आती हैं, उन सभी के पास एसबीपी है। सवाल तो यह बनता है कि एसबीपी का पालन हो भी रहा है या नहीं। आप अगर सूची में शामिल भवन A22 WHS टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर को देखेंगे तो यह जरूर सोचेंगे कि आखिर कौन सा विभाग या तथाकथित कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी आखिर 3 साइड छज्जे का कमर्शियल भवन निर्माण पास करती है। इन्हीं अनियमितताओं को देखते हुए ईई कुमार महेंद्रा के खिलाफ उप राज्यपाल कार्यालय के माध्यम से विजिलेंस विभाग में शिकायत भेजी गई। विजिलेंस विभाग के एक बड़े अफसर के पास वह शिकायत 1 महीने रही और उसके उपरांत एमसीडी को वह कार्यवाही हेतु भेजी गई। विजिलेंस विभाग से आई उस शिकायत को बड़ी ही बेशर्मी के साथ ईई कुमार महेंद्रा को ही कार्यवाही हेतु भेज दिया गया। चोर को कोतवाल बनाने के इस पूरे प्रकरण का जवाब 2 ही व्यक्ति दे सकते हैं, या तो करोलबाग जोन के कर्ता धर्ता डीसी कुमार अभिषेक या फिर एडीसी निगम राजीव कुमार। आम आदमी पार्टी के चुनाव जीतने के बाद रमेश नगर से लेकर रामा रोड तक अवैध निर्माण की बाढ़ आ गई। पार्क हो या रेवेन्यू लैंड या फुटपाथ या फिर इंडस्ट्रियल जमीन, सभी पर अवैध कब्जा करने की और उस जमीन की बंदरबाट करने की होड़ लग चुकी है। रामा रोड इंडस्ट्रियल और कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल इलाके में बड़े बड़े प्लॉटों पर बिना लैंड यूज बदले टुकड़े टुकड़े कर कमर्शियल निर्माण धड़ल्ले से जारी है। बगैर नक्शों के बैंक्वेट हॉल का निर्माण हो रहा है और बगैर नक्शों के यह चल रहे हैं। यह किस एसबीपी के तहत हो रहा है? ईई कुमार महेंद्रा और भवन निर्माण विभाग को इसका जवाब देना होगा। मीडिया और जनता को लगा कि पार्षदों के नए नवेले होने का माफिया फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जब सरकार बने 6 महीने से ज्यादा हो गए तब लगा दाल में कुछ काला है। लेकिन निगम में हुए प्रकरण के बावजूद अवैध निर्माण पर कार्रवाई न होना साफ दर्शाता है कि दाल और दाल बनाने वाला दोनों का रंग दलाली में काला है। ऐसे में जब एमसीडी में सरकार बनाने का 1 साल पूरा होने में मात्र कुछ महीने शेष हैं, तब महापौर डॉक्टर शैली ओबरॉय भ्रष्टाचार के इन गंभीर आरोपों का कैसे जवाब दे पाएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर महापौर को करोलबाग जोन की वस्तु स्थिति जानने से रोकने का प्रयास माफिया तत्वों द्वारा किया जा रहा है? आखिर क्या कारण है जिस वजह से महापौर के रमेश नगर निगम क्षेत्र के दौरे को टाल दिया गया? जिन पार्षदों को आम आदमी का सिपाही बनकर भ्रष्टाचार से लड़ना था, अगर वे भी पिछली सरकारों की तरह नजरफेरी और हेराफेरी में व्यस्त हो जाएंगे तो कुमार महेंद्रा जैसे अधिकारियों को रोकना असंभव सिद्ध हो जाएगा। वर्तमान सत्ताधारी पार्षदों के अतिरिक्त निगम में अच्छी खासी संख्या में विपक्षी पार्षदों के मौजूद होने से भी जनता को कोई लाभ नहीं दिख रहा है, क्योंकि चाहे विपक्ष के नेता हो या दिल्ली के सभी मुद्दों पर राय रखने वाले भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दोनों ही इस मुद्दे को लेकर खामोश बैठे हैं। इन सभी तथ्यों के बावजूद इंडिया दर्पण, हिंदी दैनिक और राष्ट्र सर्वप्रथम पॉजिटिव मीडिया टीम की राजस्व चोरों और अवैध निर्माणकर्ताओं के साथ साथ कब्जाधारियों के खिलाफ मुहिम जारी है। आप सभी पाठक और दर्शक अपने घरों के आसपास हो रहे अवैध निर्माणों, कब्जों की तस्वीर पते के साथ नीचे दिए गए नंबर और ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। अगर करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग का कोई प्रतिनिधि इलाके में बढ़ते अवैध निर्माणों के आलोक में अपने विचार
राष्ट्र सर्वप्रथम सकारात्मक मीडिया टीम के सामने रखता है तो उसे भी निष्पक्षता के साथ इस कार्यक्रम में दिखाया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के सहयोग के रूप में दिल्ली के जंगल राज और भ्रष्टाचार की गंदगी के खिलाफ संघर्ष का यह शंखनाद है। आप सभी दर्शक आपके अपने इस कार्यक्रम को सहयोग करें और गर्व से कहें कि आप हैं अखबारों की आजादी के स्वतंत्रता सेनानी। उत्तर प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 2017 में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, एन्सेफेलाइटिस जैसी संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए एक विशेष अभियान 6 वर्ष पहले शुरू किया गया था। 6 वर्ष पहले शुरू हुए इस अभियान के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अभियान के तहत पहले 15 दिन जन जागरण के साथ हर विभाग आपसी समन्वय के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। आशा कार्यकर्त्री घर घर जाकर दस्तक अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगी। संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान के शुभारंभ के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 से डेंगू, मलेरिया, एन्सेफेलाइटिस, कालाजार, चिकनगुनिया जैसी संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए इस एक विशेष अभियान का शुभारंभ आज से 6 वर्ष पहले हुआ था। उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने आए हैं। उन परिणामों को देख करके ही प्रतिवर्ष 3 बार प्रदेश सरकार अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से संचारी रोग नियंत्रण के लिए विशेष अभियान प्रारंभ करती है। पहले 15 दिन का कार्यक्रम जन जागरण के साथ साथ अंतर विभागीय समन्वय से हर विभाग कन्वर्जन के माध्यम से अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। तो अगले 15 दिन यानी 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय एएनएम, आशा कार्यकर्त्री इनके द्वारा घर घर जाकर के दस्तक अभियान के माध्यम से उन सभी घरों में जहां कोई बुखार हो, कोई खांसी हो रही हो, कहीं भी कोई इस प्रकार की शिकायत है, उन लोगों के घर में जाकर के उनकी काउंसलिंग करना, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाना और फिर उनके उपचार की उचित व्यवस्था उपलब्ध करवाने का एक विशेष कार्यक्रम जन जागरण का इस दौरान भी चलेगा। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा एक पूर्वी अंचल एन्सेफेलाइटिस से प्रभावित था। 2017 के पहले स्थिति थी। ये जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज आज आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस सीजन में 17 के पहले 500-600 पेशेंट यहाँ पर हर समय हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे। प्रतिवर्ष पूरे प्रदेश में 1200 से 1500 बच्चों की मौत होती थी और अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 से 600 बच्चे समय काल कलवित होते थे। इंसेफ्लाइटिस से पूरा क्षेत्र प्रभावित था। तो मध्य यूपी में हम जाते थे, बरेली, बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप वहां देखने को मिलता था। हम बुंदेलखंड की तरफ जाते थे तो वहां पे चिकनगुनिया परेशान करता था। तो फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, कानपुर, लखनऊ से लेकर के वाराणसी तक डेंगू का डंक प्रत्येक नागरिक को परेशान करता था। लेकिन जब अंतर विभागीय समन्वय हुआ, स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया, स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर विकास विभाग, ग्राम्य और विकास और पंचायती राज विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, स्कूली शिक्षा के विभागों को जोड़ करके, दिव्यांग जन कल्याण विभाग आदि सभी विभागों को जोड़ करके जब एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और सबसे कहा गया नगर विकास स्वच्छता के कार्यक्रम को नगरीय क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्र में यही कार्य पंचायती राज को करना है। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नगरीय क्षेत्र में नगर विकास को करना है, तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम्य विकास विभाग को इस कार्य को करना है। हर बीमारी की जड़ है कुपोषण, गंदगी या कुपोषण। कुपोषण के खिलाफ महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से एक अभियान चलाना और सभी विभागों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, तो परिणाम आप सबके सामने है। आज से 5 वर्ष पहले इसी सीजन में अकेले इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 से 600 इंसेफ्लाइटिस के मरीज होते थे और मृत्यु की संख्या भी लगातार बढ़ती थी। जब ये सीजन 15 नवंबर के बाद समाप्त होता था, तब तक 500-600 मौतें हो चुकी होती थी। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का एक भी पेशेंट आज के दिन पर नहीं है।
मेरा आह्वान होगा सभी चिकित्सकों से, पैरामेडिक्स से, समाज के सभी जागरूक नागरिकों से, अगर आपके आसपास कोई भी ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित कोई बच्चा है, कोई परिवार है, कोई व्यक्ति है, उन सभी को हम लोग गोद लेकर के स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान का हिस्सा बनाएं। इसके लिए दवा फ्री है, खुराक की व्यवस्था भी है और तमाम अन्य सुविधाएं सरकार उन्हें उपलब्ध करवा रही है। अगर हम उन लोगों तक ये सुविधा उपलब्ध करवा देते हैं तो ये बहुत बड़ी सेवा मानवता की होगी, समाज की होगी, राष्ट्र की होगी। इस अभियान का हिस्सा हम सब बनेंगे। संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान के शुभारंभ के अवसर पर मैं इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की नवाचारी स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का आज अपने निवास कार्यालय से ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही हमने कृषि के क्षेत्र में काम किया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई काम किए गए हैं। इसी कड़ी में शिक्षा के वातावरण के लिए हमारी सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत स्कूलों के अधोसंरचना विकास के लिए बड़ी तादाद में 1100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। इस राशि से स्कूलों के भवन का संधारण और कक्ष तथा अतिरिक्त कक्ष सहित आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की गई है। वहीं स्कूलों में 30,000 शिक्षकों की भर्ती भी शुरू कर दी गई है। साथियों, सरकार की जिम्मेदारी है कि हर क्षेत्र में एक वातावरण बनाने का। सरकार बनते ही हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र को पहले चुना और उसमें एक वातावरण दिया। आज कृषि के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। कृषकों की संख्या में 2 गुना वृद्धि, रकबा में 1/3 की वृद्धि, उत्पादन में 2 गुना से अधिक की वृद्धि और छत्तीसगढ़ के किसानों में समृद्धि आसानी से आप कहीं भी देख सकते हैं। उसी प्रकार से स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया, वो भी सब महसूस कर रहे हैं। शिक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और शिक्षा के वातावरण देने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। अभी जिस प्रकार से पिछले 1 साल में स्कूल शिक्षा विभाग में जो हम लोगों ने काम किया है, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। करीब 1100 करोड़ रुपया हम स्कूलों के जो भवन है उसके संधारण के लिए, नए अतिरिक्त कमरा बनाने के लिए, नए भवन बनाने के लिए और उसके साथ साथ शिक्षकों की भर्ती 30 हजार शिक्षकों की भर्ती की गई और ये भी बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों के। और उसके साथ साथ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल पहली बार शासकीय तौर पे छत्तीसगढ़ में खोला गया। हम लोग तो 3 से शुरू किए थे, फिर 52 हुआ, फिर 71 हुआ, फिर हर ब्लॉक में हुआ। आज 377 अंग्रेजी माध्यम के और उतने ही हिंदी माध्यम के 753 उत्कृष्ट विद्यालय छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा संचालित। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसके अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति और सारी तैयारियां। आज की स्थिति ये है कि प्राइवेट स्कूल छोड़ के हमारे इन स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, पालक भी बहुत खुश हैं, विद्यार्थी भी बहुत खुश हैं। आज प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे छात्र छात्राएं सेलेक्ट हों, उसमें बेहतर प्रदर्शन करें, इसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, वो भी शासकीय तौर पर, जिसकी कल्पना लोग नहीं करते थे। लोग कोटा क्यों जाते थे? पूरे देश के बच्चे पालक कोटा में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कोचिंग दिलाना चाहते हैं। आज भगीरथ प्रयास हुआ, अब कोटा हमारे छत्तीसगढ़ में उतर आया। जैसे भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से उतारा था, आज की तारीख छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आज कोटा वाले यहाँ आके हमारे बच्चों को शिक्षा देंगे, वो भी जो रिमोट एरिया है। तो ये वातावरण जो शासन की ओर से दिया गया शिक्षा के क्षेत्र में, वो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में आज स्वयं सहायता समूहों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज ने स्कूटी वितरित की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही हमने सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। हमने तय किया कि अगर बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी। वहीं सीएम ने कहा कि आज 1400 स्कूटी वितरित की गई है। इसके बाद यदि जीविका मिशन की कोई बहन स्कूटी खरीदेगी तो बैंक से मिलने वाले पैसे की गारंटी सरकार लेगी और ब्याज भी भरेगी। मेरी बहनों, केवल स्कूटी बांटने नहीं आया,
तुम्हें और विश्वास दिलाने आया हूं, तुम्हें आत्मविश्वास से भरने आया हूं। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और लाडली लक्ष्मी योजना में तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी। और मेरी आजीविका मिशन की लाडली बहनों सुन लेना, अब बेटी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाएगी तो उसकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, उसके बाद स्कूल जाए तो किताबें, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, पढ़ाई की पूरी व्यवस्था मैंने बता दी। और जब वो बड़ी हो जाए तो शादी की चिंता भी माता पिता नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बना दी कि मामा शादी करवाएगा, 55,000 रुपया एक बेटी की शादी पे खर्चा करेगा। आज तो 1400 स्कूटी दे रहा हूं। इसके बाद अगर कोई भी आजीविका मिशन की बहन स्कूटी खरीदेगी तो स्कूटी में बैंक से जो पैसा मिलेगा उसकी गारंटी भी मैं लूंगा और ब्याज भी भरवाऊंगा, चिंता मत करना। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार करीब 150 किसानों के 130 करोड़ रुपए के बकाया मुआवजे का भुगतान नहीं कर रही है। यहां तक कि सरकार ने कोर्ट में यह तर्क दिया है कि सरकार के यानी एडीएम लैंड एक्विजिशन कलेक्टर के अकाउंट में पैसे नहीं हैं। दिल्ली सरकार के इस रवैये को देखते हुए कोर्ट ने एडीएम कार्यालय की अचल संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया है। वहीं एलओपी रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि किसानों का बकाया राशि का भुगतान दिल्ली सरकार करे। यदि 5 अक्टूबर तक पेमेंट नहीं होती है तो हम दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में किसान व सभी विधायक मिलकर दिल्ली सीएम के आवास पर धरना देंगे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि साउथ दिल्ली में यदि किसान की जमीन एक्वायर होगी तो किसान को 5 करोड़ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी, जो जानकारी मैं देना चाहता हूँ, 1987-88 में दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने मथुरा रोड से लेकर कालिंदी पुल तक एक सड़क बना ली थी। उसके लिए 76 बीघा जमीन एक्वायर की। लगभग यह जमीन 150 किसानों की थी। किसान इस मुद्दे को लेकर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में गए, वहां से किसान केस जीत गए। उसके बाद हाई कोर्ट में गए, वहां से भी केस जीत गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इन 76 किसानों का 130 करोड़ रुपया बकाया है, वह पैसा दिया जाए। जब नहीं दिया गया तो एडीएम के ऑफिस को कुर्क करने की आदेश कोर्ट ने दिया। सरकार उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में गई। 16 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर आप किसानों की जो मुआवजा राशि है उसको दीजिए और यदि नहीं देंगे तो एडीएम का ऑफिस कुर्क कर लिया जाएगा, अटैच कर लिया जाएगा। और 5 तारीख तक समय दिया है और उसके बाद 25 तारीख तक ये कार्रवाई दिल्ली का कोर्ट करेगा। और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोर्ट में जवाब दे दिया है कि हमारे खजाने में पैसा नहीं है। भाई, एक तरफ आप ये घोषणा कर रहे हैं कि यदि किसान की जमीन एक्वायर की जाएगी तो उसको 5 करोड़ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा, और दूसरी तरफ जो किसानों का 130 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार को देना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर है, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की सरकार किसानों को 130 करोड़ रुपया नहीं दे रही है। 5 तारीख तक अरविंद केजरीवाल की सरकार मदनपुर खादर जौसोला गांव के लगभग 150 किसानों का जो 130 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार की ओर बकाया है उसकी पेमेंट करे। यदि 5 तारीख तक पेमेंट नहीं होगी तो हम दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में किसान भाई और सभी विधायक दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना लगाएंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।
हम